नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर संधि को लेकर हम चर्चा करते हैं कि संधि किस प्रकार से निर्माण होता है, संधि का किस प्रकार से इसमें भेद होते हैं और किस प्रकार के संधि का विग्रह किया जाता है। तो देखो, हम बात करते हैं संधि। संधि शब्द की हम बात करें तो इनमें सम उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। द्वि धातु से जो बना है। हम यहाँ यदि दी की बात करें तो भंडार के रूप में आता है, शम समान रूप से। जब इसका हम संधि का विच्छेद करते हैं तो समधंधी और मूल रूप जो शब्द बनता है संधि। संधि की जो परिभाषा हम पढ़ते हैं तो संधि की परिभाषा में हमने पढ़ा होगा कि वर्णों के मेल की बात की जाती है, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा आगे हम इसमें बात करते हैं कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ध्वनि को संधि कहा जाता है। साधारण सी बात करें, वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल, लेकिन उस मेल के बाद में भी, मिलाने के बाद में भी उसमें संयोग की भावना होती है यदि कोई विकार नहीं होता तो इसकी हम बात करते हैं। तब हम बात करेंगे कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ध्वनि को संधि कहा जाता है। उत्पन्न विकार ध्वनि को संधि कहा जाता है। और बात करें संधि में होता क्या है, तो संधि में पहली बात तो शर्त है कि उसमें वर्ण होने चाहिए। वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल कतई नहीं होता, तो वर्णों का मेल होता है। दूसरी बात करें, इसमें दीर्घादेश होता है। दो वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें दीर्घादेश होता है। दीर्घादेश की बात करें, जैसे हमने लिखा रमा धन ईस, आ में हमने ई जोड़ा। जब हम पहले वाले पद के अंतिम स्वर को मिलाते हैं, ये अंतिम स्वर है आ, और दूसरे पद में से ई को यदि हम संयोग करके मिलाएं तो बन जाता है ए। तो इस प्रकार से आ और ई को मिलाने पर ए बना, तो दीर्घादेश होता है। संधि के लिए दूसरी शर्त है कि दो पदों के वर्णों में होती है, दो पदों के वर्णों में होती है। जैसे हम बात करें अधिधन आपक, यहां विकार की हम बात करेंगे और इनका मेल करेंगे तो देखो, अधि में से अद और ई वर्ण को हमने अलग किया। आगे वाले पद में से हमने प्रारंभिक जो स्वर है उसको लिया आ, और उसके बाद में अपने सामने अन्य शब्द रह गए पक। ई और आ के बीच में दो स्वरों का यहां मेल करेंगे, लेकिन उनके मेल में जो विकार होगा उसी को हम संधि नाम देंगे। यण संधि के अनुसार ई का रूपांतरण किया जाता है ये में, और उसमें आ स्वर की मात्रा जोड़ दी जाएगी। जो इधर अपने सामने बच रहा है इसको हम हलंत वर्ण के रूप में लिख देंगे, यानी कि आधा कर कर। तो इस प्रकार से अधिधन आपक का बन गया अध्यापक। ये अपना संधि और संधि का विच्छेद। इस प्रकार से ही अपने बात होती है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। जब हम संधि के प्रकारों की बात करें, संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि के प्रकार हम पढ़ते हैं 3 प्रकार की। संधि के प्रकार, तो संधि 3 प्रकार की होती है। जब किसी स्वर का स्वर से मेल हो तो कहलाएगी स्वर संधि। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर का स्वर से मेल होने पर, स्वर का स्वर से मेल होने पर पहले वाले पद में भी अंतिम वर्ण स्वर आए और दूसरे वाले पद में भी प्रारंभिक जो वर्ण है वो स्वर आए, उनका जब मेल करेंगे तो अपनी कहलाएगी स्वर संधि। दूसरा भेद है इसका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि,
जब हम व्यंजन संधि की बात करते हैं तो इसमें व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ मेल होता है, या तो प्रारंभिक में स्वर आ जाए या फिर धन के बाद में जब हम विच्छेद करते हैं तो बाद वाले वर्ण में स्वर के बाद में व्यंजन आए या स्वर आए। यदि प्रारंभिक में स्वर आता है तो दूसरे वाले में स्वर की बात नहीं करेंगे, पहले वाले में व्यंजन आए दूसरे में स्वर आएगा, और पहले यदि पद में स्वर आ जाए दूसरे में व्यंजन आएगा, तो इस प्रकार की शर्त होने पर भी वहां संधि का भेद होगा, व्यंजन संधि। तीसरा हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की जब हम बात करें तो विसर्ग से पहले किसी स्वर की मात्रा का हम बात करें या फिर किसी व्यंजन विशेष को लेकर हम बात करेंगे और उसके बाद में होने वाले परिवर्तन को लेकर बात की जाएगी, तो उसके आधार पर विसर्ग का लोप होगा या फिर किसी दूसरे अन्य वर्ण में उसका परिवर्तन होगा, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो उसमें आता है विसर्ग, विसर्ग के बाद में या तो स्वर आए या व्यंजन आए, उनसे मेल होने पर जो विकार होगा उसे हम नाम देंगे विसर्ग संधि। तो वर्णों का मेल कहलाता है संयोग, जबकि वर्णों में उत्पन्न विकार ध्वनि को संधि कहा जाता है। संधि के भेद की बात करें तो संधि के भेद 3 प्रकार से होते हैं। यदि स्वर का स्वर से मेल हो जाए तो कहलाती है स्वर संधि। यदि किसी स्वर का व्यंजन के साथ या किसी व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ यदि मेल होता है तो वो कहलाएगी व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। यदि किसी विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर यदि विकार उत्पन्न होता है तो वो कहलाती है विसर्ग संधि। हम शुरुआत करते हैं पहले स्वर संधि को लेकर। स्वर संधि, स्वर संधि की हम परिभाषा लिखें तो यहां पर हम बात करते हैं कि यदि किसी स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर विकार आए तो उसको हम कहेंगे स्वर संधि। तो इसमें बात करेंगे स्वर का स्वर के साथ, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न विकार ध्वनि, उत्पन्न विकार ध्वनि स्वर संधि उत्पन्न विकार ध्वनि स्वर संधि होती है। यदि किसी स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न विकार ध्वनि है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके जैसे हम बात करें यहाँ प्रयोग को लेकर, जैसे हमने लिखा हिम धन आलय, पहले वाले पद में से हमने मैं में जो स्वर है ए, उसके साथ दूसरे वाले पद में जो प्रारंभिक स्वर है आ, इनका मेल करने पर जो विकार होगा उस विकार में हम स्वर संधि मानेंगे। तो यहां हमने बात की ए और आ का यदि मेल किया जाता है तो वहां स्वर संधि के दीर्घ रूप के कारण आ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से यह बना अपना हिमालय। हिमालय। आगे हम बात करें, जैसे अपने एक और हमने लिखा रमाधन ईस, रमाधन ईस, आ के साथ ई का मेल होने पर, आ के साथ ई का मेल होने पर अय की ध्वनि अपने सामने आती है। इस विकार को ही हम संधि कहते हैं, जबकि ये विकार वर्धी आदेश के दौरान हुआ है
और इसकी मात्रा हम जहाँ से हमने विकार जो अंतिम जो मात्रा ली है वहाँ से हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें आएगा रमादनीस बराबर रमेश। रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, और उसमें यदि हम जोड़ें ईश यानी कि स्वामी को लेकर बात करें तो ये पर्यायवाची बनता है अपने विष्णु जी का। इस प्रकार से हम इनके पर्यायवाची और इनका किस प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। शवर संधि के कितने भेद होते हैं? तो सामान्यतः शवर संधि के भेदों की हम जब बात करें तो शवर संधि के भेद, शवर संधि के भेद तो इसके 5 भेद माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं? 5 प्रकार या 5 भेद माने जाते हैं। 5 नियमों पर आधारित अपनी यह संधि। वो 5 नियम कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है दीर्घ शवर संधि, दूसरे की बात करें तो गुण शवर संधि, गुण शवर संधि। आगे हम बात करें वृद्धि शवर संधि, यण शवर संधि, यण शवर संधि, और अगला भेद है अंतिम भेद अयादि शवर संधि, अयादि शवर संधि। इस प्रकार से हमने बात की शवर संधि के 5 भेदों को लेकर, जिसमें मुख्य मुख्य हैं अपने दीर्घ शवर संधि, गुण शवर संधि, वृद्धि शवर संधि, यण शवर, अयादि शवर संधि। 5 भेदों को लेकर हम चर्चा करते हैं के को लेकर व्याख्यान से। पहले बात करते हैं हम प्रारंभिक रूप की दीर्घ शवर संधि, दीर्घ शवर संधि। पहला भेद है दीर्घ शवर संधि। दीर्घ शवर संधि में हम विशेष नियमों की बात करेंगे। जब अपने हिंदी के जो मूल शब्द हैं, जिनकी हिंदी व्याकरण भी संस्कृत व्याकरण के समान ही है, तो जो संस्कृत के मूल शवर अपने सामने है, मूल शवर जिनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इन स्वरों का दीर्घ रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। दीर्घ रूप में परिवर्तन वो कहलाता है दीर्घ शवर संधि। तो इनका मूल से हम दीर्घ की बात करेंगे तो वो 4 अपने सामने आप पेश होते हैं। ए, ई, उ और री। इन 4 वर्णों को हम इनके दीर्घ रूप में बदलेंगे तो वहां संधि का भेद होगा दीर्घ शवर संधि। यदि ए के साथ ए का मेल कर दिया जाए या आ का मेल कर दिया जाए तो वहां भेद हो जाएगा आ। ई के साथ ई का मेल करने पर जो बड़ा दीर्घ भेद होगा वो होगा ई। उ के साथ करने पर इसका जो भेद आएगा उसे हम बोलेंगे उ, और री के साथ मिलाएंगे तो री का बड़ा रूप अपने को यहां देखने को मिलेगा। इन मूल शवर या ह्रस्व स्वरों को हम दीर्घ रूप में परिवर्तित करते हैं, उनका बड़ा रूप बनाते हैं। यहाँ पर लघु से हम गुरु बना देते हैं, तो वहाँ जो हम भेद पढ़ते हैं वो आता है अपना दीर्घ शवर संधि में। इसके लिए हम अलग अलग नियम बनाते हैं, जिसमें यदि पहले धन से पहले ए हो या आ हो, उसके बाद में ए हो या फिर आ हो, कोई सा भी वर्ण हो ए आ में से समान वर्ण आने चाहिए, तो वहां पर उनका दीर्घ रूप आ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम है अपना ह्रस्व ई हो या गुरु में ई हो, उसके बाद में धन के बाद
ह्स्व या गुरु कोई सा भी भेद हो तो गुरु में इनका परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से ह्स्व या गुरु रूप हो उ का और उसके बाद भी ह्स्व या गुरु रूप ही हो तो वो कहलाता है अपना दीर्घ उ। और इसी प्रकार से चौथा जो नियम बनता है अपना री का ह्स्व या संस्कृत के दौरान बड़ी री उसका भी यदि मेल होता है री से तो इसमें भी इसका बड़ा रूप लिख दिया जाता है। सभी जो चार अपने रूप हैं, इन बड़े रूपों की बात करें हम तो इनका एक एक उदाहरण लें हम। जैसे हमने लिखा हिमदन अंशु, ए का ऐसे मेल किया इसका दीर्घ रूप बन गया हिमांशु। अपना संधि का नियम लग रहा है यहां पर। पहले वाले पद में अंतिम वर्ण अंतिम स्वर की मात्रा ए है और दूसरे वाले में प्रारंभिक स्वर की जो मात्रा ए उनको मिलाकर हम बात करेंगे तो ए और मिलकर आ का भेद होता है। तो आ में जो परिवर्तन हुआ वही जो विकार है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उसी प्रकार से अति उपसर्ग के साथ इत जोड़ दिया जाए तो अतीत। अतीत जो अपने भूतकाल में था उसको लेकर, तो इस प्रकार से अपने यहां ई और ई पहले वाले प्रारंभिक पद में अंतिम जो स्वर है ई और दूसरे वाले में जो प्रारंभिक स्वर है ई, दोनों लघु रूपों को यदि हम बदलते हैं मिलाते हैं तो उनमें जो विकार आकर इसकी मात्रा बड़ी हो जाती है। इसे ही कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। ई का भेद हो गया। आगे हम बात करें उ के रूप में तो हम यहां लिखते हैं वधु धन उल्लास। वधु में मात्रा देखें बड़ी रहेगी, धन उल्लास। इनको मिलाकर हम लिखते हैं तो वधुलास अपने सामने आता है। दीर्घ का भी मेल यदि लघु से करवाया जाए, दीर्घ का लघु से भी यदि मेल करवाया जाए तो वहां पर भी दीर्घ रूप आता है। तो यहां पर देखा हमने ए का ऐसे आ में परिवर्तन। दूसरा भेद हमने देखा लघु का लघु से ई का ई से, तो भी अपने गुरु रूप अब सामने आ रहा है। इसमें हमने बात की गुरु रूप की लघु से, तो यहां पर भी उसका दीर्घ रूप ही अपने सामने आ रहा है। नेक्स्ट है एक और उदाहरण लेते हैं हम, पितृधन ऋण, और इसका हम संधि संयोग करते हैं तो पितृण। इस प्रकार से आज हमने बात की है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के ये विशेष नियम है, इन नियमों को लेकर हमने बात की। उसी प्रकार से हम बहुत सारे इनके उदाहरणों को लेकर भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम लघु का और गुरु रूप का जो परिवर्तन है उसको लेकर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। जैसे हमने लिखा प्रतीक, प्रति उपसर्ग है उसमें हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो यहां मात्रा लघु और लघु दोनों मिलकर हो गई दीर्घ रूप में। ई और ई दोनों का मेल करने पर विकार होके गुरु रूप में बदल जाती है। उसी प्रकार से विद्याधन है आलय, विद्याधन है आलय, गुरु रूप का गुरु रूप में यदि हम आ शवर के साथ मेल करने पर
अपने सामने दीर्घ रूप आता है आ, तो यहाँ जो शब्द बनेगा उसमें हम विकार देखेंगे विद्यालय। विद्यालय। नेक्स्ट हम बात करें सरयूर्मी। सरयू धने उर्मी, इसका विच्छेद करेंगे हम। तो सरयू नदी है, ऊ की मात्रा रहेगी बड़ी, और उसके साथ हम उर्मी, और उर्मी का अर्थ होता है लहर। उर्मी का अर्थ होता है लहर। यहां ऊ और उ का हम भेद करेंगे। जब मेल इनका होता है दीर्घ रूपों का, तो भी अपने सामने दीर्घ ऊ के रूप में जो ध्वनि आती है। इस प्रकार से हमने देखा दीर्घ स्वर संधि में कि समान यदि वर्ण है, ए से ए का कर दिया जाए, ए के बाद में समान वर्ण आ का कर दिया जाए, या पहले लघु बाद में गुरु, या पहले गुरु बाद में लघु, समान वर्णों का एक प्रकार से मेल होता है, तो वहां पर गुरु रूप में उसका परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। आ, ई, उ और री, चार इन स्वरों के दीर्घ रूप होते हैं, इनसे ही मिलकर अपनी दीर्घ स्वर संधि बनती है। आगे वाली क्लास में हम इनके उदाहरणों को लेकर बात करेंगे। नेक्स्ट अपन गुण संधि को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।